हेलो, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं सभी? हैं? बिट्टू उदास है? बिट्टू को क्या हो गया भाई? हैं? चलिए, क्या पढ़ रहे थे? साइकोलॉजी। संज्ञानवाद के अनुसार अधिगम के स्थानांतरण, है ना? वक्र हो गए क्या? मिश्रित वक्र हो गया। और मिश्रित वक्र कौन से बालक बालिकाओं का है? तो सृजनशील बालक बालिकाओं का। किसका है बेटा? सृजनशील बालक बालिकाओं का, यानी कि सृजनात्मक बालक बालिकाओं का। चलिए साहब, आज हम बात करेंगे, लिखें अधिगम का पठार। हेडिंग डालें, अधिगम का पठार। लर्निंग प्लेट्यू, अधिगम का पठार। याद रहे, अधिगम के पठार शब्द का पहली बार प्रयोग करने का श्रेय जाता है जेरोम ब्रूनर को। जेरोम ब्रूनर। अधिगम का पठार और अधिगम के पठार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय जाता है, किसे जाता है बेटा? जेरोम ब्रूनर को जाता है। किसे जाता है? तो जेरोम ब्रूनर को जाता है। अब दोस्तों देखें, अधिगम का पठार आखिरकार है क्या चीज? ये चीज आपको विशेष जाननी है। अगर आपकी सीखने की जो रेखा है ऐसे ऊपर उठी है और फिर समांतर ऐसे चलकर वापस नीचे गिरने लगती है, बोलो ये जो स्थिति दिखाई दे रही है, ये आपके लिए क्या है? पठार। ठीक है, मतलब ये स्थिति जो है, इसमें सीखने की मात्रा में क्या हो रही है? तीव्र वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि। इसमें क्या हो रही है? कमी। लेकिन इस स्थिति में आपको पता चल रहा होगा कि न तो कमी हो रही न वृद्धि हो रही। बोलो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा? पठार कहते हैं। सीखने का पठार, लर्निंग प्लेट्यू। अब ये पठार आता क्यों है? इसके क्या कारण है? पठार कहते किसे? अधिगम का पठार किसे कहते हैं? बताओ भाई बिट्टू, अधिगम का पठार किसे कहते हैं? पानी नॉर्मल ला बेटा, पानी नॉर्मल ला, ठंडा नहीं चाहिए। किसी विषय वस्तु को सीखते हैं तो पठार बन जाता है। बोराट का पठार, उड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार। पठार किसे कहते हैं? बालक बालिका की सीखने की प्रक्रिया में स्थिरता का बोध करवाने वाला प्रारूप अधिगम का पठार कहलाता है। आप किसी भी चीज को सीख रहे हो, सीखने का प्रयास भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, टाइम भी दे रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, बोलो क्या है? अधिगम का पठार। क्या बालक बालिकाओं की सीखने की प्रक्रिया में स्थिरता को प्रकट करने वाला प्रारूप ही क्या कहलाता है बेटा? अधिगम का पठार कहलाता है। या अधिगम का पठार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सीखने की प्रक्रिया में उन्नति और अवनति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। उन्नति हुई है या अवनति हुई है, ग्रोथ हुई है, डेफिशिएंसी हुआ है, उन्नति और अवनति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होगा। बोलो कौन सा प्रारूप है बेटा? ये अधिगम का पठार। आपने बहुत सारे ऐसे नमूने देखे होंगे जी, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक किताब लेके बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी फेल होते हैं। ये जूता ढीला है आज, ऑटोमेटिक ही खुल रहा है, मुंह के हाथ दे के लुगाइयों जैसे हंस रहा है। गुजरा, इधर देख, हाँ अब तेरी रियल हंसी है ये। चलिए साहब,
कुछ देखो, ज्यादा पढ़ने वाले कभी सफल नहीं होते, ये याद रखना। 18 घंटे कितनी फेफड़ा फाड़ पढ़ाई हुई साहब, 18 घंटे पढ़ाई की, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आया, है ना। किताबों को बिल्कुल रट्टा मार दिया, काली कर दी किताबों को लिख लिख कर, है ना, हरी हरी समझ ले। तो इसका मतलब अरे यार मेहनत बहुत करी। अरे भाई साहब, मेहनत तो गधा भी बहुत करता है, फिर भी घोड़ा नहीं कहलाता। तो हमें पढ़ना तो है, लेकिन पढ़ना क्या है सबसे पहले ये जरूरी तरीके से जान लेना आवश्यक होता है। आपके दिमाग में एक चीज हमेशा बिठा लो, चाहे आप 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन 2 घंटे ऐसा पढ़ो कि आपको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। तो आपको 18 घंटे 10 घंटे 7 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं, 2 घंटे सफिशिएंट है। बहुत सारी बार ऐसा होता ना कि सर मैं तो 10-10 घंटे पढ़ता था, वो तो 2 घंटे ऐसे ही पढ़ते, किताब देखता था, सो जाता था, उसका सिलेक्शन हो गया, सिर्फ मैं रह गया। तो तू रह गया तो तेरे लखनऊ से रहा है, ये हकीकत है। क्यों? क्योंकि उसने उसी चीज को टारगेट किया जो उसको नहीं आती है। हम क्या करते हैं, राजस्थान की राजधानी हमें पता है, फिर भी राजस्थान की राजधानी जयपुर है, 4 बार लिखते हैं उसको, है ना। जयपुर का शिल्पकार विद्याधर था, ऐसा कुछ है, वो आपको पता है, फिर भी उसको लिखोगे, मतलब अंडरलाइन करोगे, लिख लिख कर याद करोगे। अरे भाई साहब, जो तुम्हें नहीं आता है, राजस्थान का स्थिति विस्तार जितना भी है 3री कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हो। अगर मैं इन साथियों में से, जितने भी साथियों में से 5-25 को पूछ लो ना, उसमें से 5 ही बता पाएंगे कि राजस्थान का स्थिति विस्तार आखिरकार है कितना है। अब टेंशन नहीं है, पूछ नहीं ले गई। ऐसी स्थिति में अगर आप हैं तो आपके लिए क्या बना हुआ है, अधिगम का पठार बना है कि बालक बालिका की सीखने की प्रक्रिया में स्थिरता का बोध करवाने वाला प्रारूप अधिगम का पठार कहलाता है। या सीखने की प्रक्रिया में उन्नति और अवनति का जब प्रत्यक्ष बोध न हो तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, अधिगम का पठार कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट स्किनर के अनुसार बात को सुना, स्किनर ने क्या कहा था कि अधिगम का पठार एक क्षैतिज विस्तार है। अधिगम का पठार एक क्षैतिज विस्तार है जिससे सीखने की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। रॉस के अनुसार अधिगम का पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है जो उस अवधि को व्यक्त करता है जिसमें सीखने की मात्रा में कोई प्रगति नहीं हुई। अधिगम का पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख क्या है, अरे भाई क्या है, विशेषता है। अधिगम का पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है जो उस अवधि को व्यक्त करता है जिसमें सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं हुई। रेक्स एवं नाइट के अनुसार, और रेक्स व नाइट क्या कहता है कि अधिगम का पठार तब बनता है जब कोई व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंचने के बाद सीखने की दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। अधिगम का पठार तब बनता है जब कोई व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंचने के बाद सीखने के दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। कैसे? आप अगर कंप्यूटर की कीबोर्ड के ऊपर कोई 5 अक्षर बार बार टाइप करो, बार बार आप उसको टाइप करो, फिर उस अक्षर को छोड़कर दूसरे अक्षर पर जाओ, बोलो एक बार के लिए आपका हाथ रुक जाएगा, क्योंकि आपका अभ्यास किसका है, 5 अक्षरों का। छठे अक्षर पर जाने के लिए आपका हाथ एक बार विचार करके ठहरेगा। बोलो क्या है ये, पठार बना। सीखने की प्रक्रिया में, अपनी भाषा में सीखने की प्रक्रिया में जब स्थिरता आ जाती है, नहीं तो हम ज्यादा सीख रहे हैं, कमी हो रही है, केवल टाइम स्पेंड कर रहे हैं लेकिन चीजें कुछ भी नहीं आ रही। बोलो क्या है, अधिगम का पठार। हम जब मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, पहले घर में हमने गाड़ी स्टार्ट की, मोटरसाइकिल चलना शुरू की, थोड़ी देर चलने पर हम मोटरसाइकिल का क्या करते हैं, क्लच दबाकर गियर चेंज करते हैं। जब आप किसी सीखने की एक स्पीड पर पहुंच जाते हो, एक ऊंचाई पर पहुंच जाते हो, फिर उसकी गति क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, तो आपको गियर बदलना पड़ेगा। बाकी आप जब पहला गियर हटाकर सेकंड गियर में जब गाड़ी लेते हो, बोलो क्लच दबाते हो, तो गाड़ी में एक स्थिरता आती कि नहीं आती। फिर वापस तीसरा गियर चेंज करोगे तो फिर स्थिरता आएगी, फिर चौथा गियर डालोगे तो फिर स्थिरता आएगी, और लास्ट में आप पूरे एक्सीलरेटर खींच दोगे तो गाड़ी की एक स्थिरता फिर भी रहेगी। भाई साहब एक्सीलरेटर है, जितनी उस गाड़ी की पावर है उतना ही तो वो काम करेगी।
फिर वो वहीं पर चलेगी, इससे ज़्यादा और इससे कम वो नहीं चल सकती। तो ये ध्यान रखना कि जब आपकी सीखने की प्रक्रिया में स्थिरता आ जाए, बोलो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? अधिगम का पठार। अधिगम का पठार वह प्रारूप है जिसके माध्यम से सीखने की प्रक्रिया में उन्नति और अवनति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। लिखें, अधिगम के पठार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, अधिगम के पठार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, अधिगम के पठार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जेरोम ब्रूनर द्वारा किया गया। अधिगम के पठार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जेरोम ब्रूनर द्वारा किया गया। अधिगम के पठार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो जेरोम ब्रूनर द्वारा किया गया। नेक्स्ट, अधिगम के पठार से आशय, अधिगम के पठार से आशय, अधिगम के पठार से आशय। लिखें, वह प्रारूप जिसके माध्यम से, वह प्रारूप जिसके माध्यम से सीखने की क्रिया में, सीखने की क्रिया में उन्नति एवं अवनति का, उन्नति एवं अवनति का प्रत्यक्ष बोध न हो तो उसे अधिगम का पठार कहते हैं। वह प्रारूप जिसके माध्यम से सीखने की क्रिया में उन्नति एवं अवनति का प्रत्यक्ष बोध न हो तो उसे अधिगम का पठार कहते हैं। याद रहे, अधिगम का पठार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है बेटा? स्थिरता का बोध होता है। लिखें, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से सीखने की प्रक्रिया में, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से सीखने की प्रक्रिया में स्थिरता का बोध हो, सीखने की प्रक्रिया में स्थिरता का बोध हो, अधिगम का पठार कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से सीखने की प्रक्रिया में स्थिरता का बोध हो, अधिगम का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? अधिगम का पठार कहलाता है। कंप्लीट। लिखें, स्किनर के अनुसार। किसके अनुसार बेटा? स्किनर के अनुसार। स्किनर ने क्या कहा है, इस बात को जाने और समझें। स्किनर के अनुसार अधिगम का पठार एक क्षैतिज विस्तार है जिससे सीखने की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। अधिगम का पठार क्या है? एक क्षैतिज विस्तार है जिससे सीखने की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। बोलो, ये क्षैतिज विस्तार, अधिगम का पठार, एक क्षैतिज विस्तार, इसको देखकर आप बता दीजिए कि सीखने की प्रक्रिया में उन्नति हो रही है या अवनति हो रही है। बोलो, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है या प्रत्यक्ष बोध हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? बोलो, निम्न परिभाषा का संबंध किससे रहेगा? स्किनर। किससे दोस्तों? तो देखें परिभाषा क्या है। अधिगम का पठार एक क्षैतिज विस्तार है, क्षैतिज विस्तार है। अधिगम का पठार क्या है?
एक क्षैतिज विस्तार है जिससे सीखने की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। इससे सीखने की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। बोलो, निम्न परिभाषा का संबंध किससे बेटा? स्किनर से। किससे है? स्किनर से। रॉस के अनुसार, किसके अनुसार? रॉस के अनुसार। और भाई रॉस क्या कहता है इसके बारे में जानो और समझो। बोतल में भी ठंडा, इसको भी ले जाओ। रॉस के अनुसार, रॉस ने क्या कहा इस बात को जाने और समझे कि अधिगम का पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख क्या है? विशेषता है। अधिगम का पठार सीखने की प्रक्रिया की क्या है? अरे भाई साहब, ये विशेषता है और आपके जीवन से कभी जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? कि जब भी आप सीखना चाहोगे किसी न किसी बात को, किसी न किसी विषय वस्तु को सीखने का प्रयास करोगे, तो भाई साहब आपकी सीखने की प्रक्रिया में भी अधिगम का पठार आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? उसका कारण भी है, आगे कारण बताने वाला हूं। लेकिन अब क्यों आ रहा है उसका कारण मैं अभी यहां पर आपको हल्के से बता देता हूं। थक गए हैं, सुबह से लेकर शाम तक क्लास में पढ़ रहे हो, मेरा जैसा मास्टर आकर 2-4 घंटे पका जाता है, गलत बात है। चलो आप घर पे पढ़ रहे हो या लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो या कोचिंग में पढ़ रहे हो, सुबह से लेकर अगर शाम तक चाहे कितना ही अच्छा पढ़ाने वाला मास्टर क्यों नहीं हो, लेकिन भाई साहब बैठे बैठे भी तो थक जाते हैं। या सुबह 7 से 12 बजे तक तो दिमाग तरोताजा रहता है, तो हमारा पढ़ने में भी मन लगता है। लेकिन दिन का दोपहर किया, पेट भर खाना है ना, क्योंकि भाई साहब हम पेट भर खाना नहीं खाते हैं, हम ठूस ठूस के भरते हैं। हमारा एक मंत्र है कि एकम बाटी रगड़म रगड़ा, अष्टम बाटी गड़चम गड़चा। एक बाटी से हमारे कुछ नहीं होता, 8 बाटी चूर मसल के गड़चम गड़चा घी वी में तर वरक करके लाओ, तब तो जब लगता है कि कुछ खाया है। सही है कि नहीं? ये कह रहा सर बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना? तो भाई तो देखो, खाना वाना खा के वापस 2 बजे अगर क्लास है, फिर पढ़ने में मन लगता है क्या? बोलो, गुरुजी सामने कुछ भी पढ़ा रहे हो, क्या बता रहे हैं यार, ये हटा रहे हैं। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता? इसका मतलब आपका अधिगम अभी भी हो रहा है क्या? हो तो नहीं रहा 2 बजे से, थोड़ा थोड़ा है, 2 बजे होता है। चलिए साहब, अरे मेरे आने के बाद में तो ये पठार पहाड़ियां कुछ नहीं बनती है ना, नदी नाले सारे बहने लगते हैं अपने। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि अधिगम का पठार, अधिगम का पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रक्रिया की सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, मेरी मम्मी भी यही कहती है। अधिगम का पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है जो उस अवधि को प्रकट करता है जिसमें सीखने की मात्रा में कोई उन्नति नहीं हुई। अधिगम का पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है जो उस अवधि को प्रकट करता है जिसमें सीखने की मात्रा में कोई उन्नति नहीं हुई। बोलो, निम्न परिभाषा का संबंध किससे देखने को मिलेगा? तो रॉस से देखने को मिलेगा। किससे बेटा? रॉस।
सीटियां बजा रहा है और मेरे हत्या चढ़ गया तो इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि सीटी कहाँ से बज रही है। चलिए साहब आगे देखें। फिर आगे की परिभाषा, लास्ट, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, मैं ना किसी को कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं तो आपको एक चीज का हमेशा आभास रहना चाहिए, मैं आपके प्रति बिल्कुल एक लगाव और पूर्ण मन से स्नेह से बात करता हूं। तो वहां पर आप अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं करें, वो प्रदर्शन मैं ही करूंगा। आज तो ये बात हो गई है और अगली बार हुई तो महादेव की सौगंध मुझे बिगड़ने में देर नहीं लगती। सही कह रहा हूँ, इस बात को आप अन्यथा नहीं लें, क्योंकि मेरी जगह जब आप होंगे तो आपको भी चीज़ें ठीक नहीं है। हाँ, मैं आपके साथ में इन्वॉल्व हो रहा हूँ तो आप खूब मज़े से देखो, चीज़ों को मज़े के साथ सीखना अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी मर्जी से अगर कोई भी चीज़ हरकत करने की कोशिश करोगे ना, तो फिर मैं कह रहा हूँ कि फिर सीटी बजानी उसको रोड पर, चल 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 बांसवाड़ा, डूंगर पर बांसवाड़ा, यही करना है। और तो क्या है, फिर सीटी के अलावा और क्या काम बचेगा। मैं चाहता हूं कि मास्टर बन जा, और फिर भी अगर सीटी पसंद है ना, सीटी बजाकर रोक, सीटी बजाकर चल, ले भाई पैसा दे, फिर तो यही करना है ना। आई एम ग्रेट, चीजों को हैंडल करना तो मुझे आता है ना। चलिए साहब आगे हम बात करते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है रेक्स वैन नाइट। क्या नाम है बेटा? रेक्स वैन नाइट। और रेक्स वैन नाइट ने क्या कहा था कि अधिगम का पठार तब बनता है जब कोई व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंचने के बाद सीखने की दूसरी अवस्था पर प्रवेश करता है। ठीक है, लिखें, अधिगम का पठार तब बनता है जब कोई व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंचने के बाद सीखने की दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। अधिगम का पठार तब बनता है जब कोई व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंचने के बाद सीखने की दूसरी अवस्था में प्रवेश करता। बोलो, निम्न परिभाषा का संबंध किससे बेटा? ठीक है, रेक्स वैन नाइट से। तीन परिभाषाएं। पहली परिभाषा किसके अनुसार थी? स्किनर के अनुसार। सीखने का या अधिगम का पठार एक क्षैतिज विस्तार है जो उस अवधि को प्रकट करता है जिसमें सीखने का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। दूसरी परिभाषा है रोज के अनुसार, अधिगम का पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, जो उस अवधि को व्यक्त करता है जिसमें सीखने की ठीक है मात्रा में कोई प्रगति नहीं हुई। और रेक्स वैन नाइट क्या करता है कि अधिगम का पठार तब बनता है जब कोई व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंचने के बाद सीखने की दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। कंप्लीट। ये सारा लॉजिक आपको इस प्रकार से ध्यान में रखना है। कंप्लीट। तो अच्छे से इन बातों को ध्यान में रखें और सीखें। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अधिगम के पठार के बनने के कारण। अधिगम के पठार के बनने के कारण। ठीक है, अधिगम के पठार के बनने के कारण। अब अधिगम का पठार क्यों बनता है, इसके पीछे के भाव क्या है, रीजन क्या है अधिगम के पठार के बनने के कारण। अब कारण में देखें, सबसे पहला आता है थकान। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से थक जाए या कोई व्यक्ति मानसिक रूप से थक जाए,
ठीक है, अगर कोई व्यक्ति क्या हो, शारीरिक रूप से थका हुआ हो या कोई व्यक्ति मानसिक रूप से थका हुआ हो, बोलो उसका अधिगम का पठार बनेगा ही बनेगा। सुबह 7 बजे आते हो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बिल्कुल तरोताजा होते हो, लेकिन दिन में 2, ढाई, 3, 4 बजने तक ऐसा लगता है कि तेल निकल गया, पूरा का पूरा ही एनर्जी लेवल डाउन। तो फिर चाहे कोई कितना ही अच्छा क्यों नहीं पढ़ा हो, सर हम तो एक ही काम कर सकते हैं, नींद के झोंके लेना, है ना, फिर झोंके आएंगे। तो इसका मतलब आपका अधिगम का क्या बन गया, पठार। फिर आता है अरुचि। देखो सब्जेक्ट अच्छा है लेकिन पढ़ाने वाला अरुचिकर है, केवल और केवल चीजों को बोल रहा है, आपकी सुन नहीं रहा है, उसमें रुचि पैदा नहीं कर रहा है, फिर भी कान में बात डाल कर, अंगुली डाल कर, ठीक है जो हो रहा है जो है ठीक है, एक बार फीस दे दी है, बैठे हैं, पढ़ना तो है ही है, तो ठीक है फिर देख बाद में पढ़ लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है बिना इंटरेस्ट के अगर कोई टीचर पढ़ाने की कोशिश करे तो जितने साथी बैठे हुए हैं ना उसमें से 50 तो गायब है ही है। मतलब पता चल जाएगा अब इस मास्टर की क्लास है, चल 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 आजा मास्टर आ जाएगा, उससे पहले ही निकल जाते हैं अपन। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता है? होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि या तो मास्टर है रुचिकर है या वो सब्जेक्ट है रुचिकर है। देखो सब्जेक्ट अपने आप में सब्जेक्ट ही होता है, उसको रुचिपूर्ण बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? टीचर की होती है। या किसी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो भी आप उस चीज को सीख नहीं सकते। बायो वाला हाथ खड़ा करो। बायो, फिजिक्स अच्छी लगती है कि केमिस्ट्री या बायो? केमिस्ट्री बायो अच्छी लगती है, फिजिक्स अच्छी नहीं लगती। मैथ वालों को फिजिक्स अच्छी लगती है, बायो अच्छी नहीं लगती। बोलो टंटा है कि नहीं है? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब 12वीं कक्षा का कोई बच्चा है, ठीक है, यहां पर फिजिक्स पढ़ेगा, यहां पर केमिस्ट्री पढ़ेगा, यहां पर बायो पढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा वो टाइम किसको देगा? केमिस्ट्री और बायो को। फिजिक्स में तो हे भगवान इस बार पास करवा देना। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरा अधिगम का पठार बना हुआ है, यहां पर मैं चाहे कितनी माथाफोड़ी करूंगा, इससे अच्छा कि थोड़ी मेहनत इन दोनों में ज्यादा कर ले तो कम से कम पास तो हो जाऊंगा। बोलो हाँ या ना? तो ये सारी बातें इसके अंतर्गत। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे आप खुद सीख रहे हो या सामने वाला सिखा रहा हो, उस चीज में सीखने के लिए रुचि का होना जरूरी है। अगर अरुचि सब्जेक्ट है, ये अरुचिपूर्ण तरीके से चीजों को परोसा जा रहा है, तो वैसे आप ज्यादा देर तक टिकने वाले नहीं है। रुचि किसी भी विषय वस्तु को सीखने की केंद्रीय शक्ति है। अगर आप किसी भी चीज को सीखना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट के प्रति आपका इंटरेस्ट का होना आवश्यक है, और इंटरेस्ट नहीं है तो फिर पढ़ना रोना बरोबर है। बिना इंटरेस्ट के तो तुम बचपन में स्टोरी याद कर लेते थे, तो यहां पर भी याद तो कर लोगे, लेकिन वो चीज क्यों आई और कैसे आई इसका आज दिन तक पता चला नहीं और कभी चलेगा भी नहीं। तो रुचि के बिना भी हम अधिगम का, या रुचि अरुचि के कारण भी अधिगम का पठार बनता है। फिर आता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। देखो अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? 2। सबसे पहले तो ये जानो कि अभिप्रेरणा कहते किसे हैं? कि किसी कार्य को प्रारंभ कर उसे जारी रख, किसी कार्य को प्रारंभ कर उसे जारी रख निश्चित उद्देश्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। किसी कार्य को प्रारंभ कर उसे जारी रख निश्चित उद्देश्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। आपने अपने मन में विचार कर लिया कि मुझे 3rd ग्रेड का मास्टर बनना है। बोलो कार्य की शुरुआत हो गई, पढ़ाई शुरू हो गई, जयपुर आ गए हो, पढ़ाई शुरू कर चुके हो, पढ़ते रहोगे जब तक सफलता नहीं मिलेगी, निश्चित उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। तो आप जो कार्य कर रहे हो वो कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाला भाव ही क्या है बेटा? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एक आंतरिक मनोदशा है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक मनोदशा है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। अगर देखो अब आप प्रेरित जो होते हो आंतरिक मनोदशा से होते हो, या तो आप मन ही मन में विचार कर लेते हो यार मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना, बहुत मेहनत करूंगा मैं, इसका मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा से आप कार्य करने के लिए प्रेरित हो रहे हो। और कभी कभी पापा जूता फेंक कर मारते हैं, तू भी जाके पढ़ ले, पड़ोस का छोरा छोरी नौकरी लाग गया, तो वैसा उनकी बात को मानकर हम बेमन से ही यहां आ जाते हैं और पापा
के सामने जब हम थे, पापा डांट रहे थे, समझा रहे थे, बेटा मेरी तो जिंदगी हो गई, ये पड़ोस के बच्चे नौकरी लगे, तू भी नौकरी लग जाए तो तेरी जिंदगी अच्छी निकल जाएगी। और फिर आप तैयार, हाँ ठीक है जाऊंगा मैं जयपुर डॉक्टर साइको के पास में, अब तो वही भला कर सकता है। तो वैसे आप थैला पाटी लेके जैसे ही निकल रहे थे और पापा जी के पास में, मैं जा रहा हूँ, ठीक है अब अच्छे रहना, है ना, मेरी मुसीबत थी तुम लोगों के, अब जा रहा हूँ, नहीं आऊँगा मैं तो जा रहा हूँ। चरण स्पर्श भी, पिताजी के चरण स्पर्श करने के लिए भी झुकेंगे भी पूरा नहीं, हाँ ठीक है जा रहा हूँ मैं। अब गुम ही थे और पिताजी ने पीछे से कहा, अगर फेल जो हो गया तो घर में घुसने नहीं दूंगा। तो भाई साहब ये फेल हो गया, घर में घुसने नहीं दूंगा। अब जयपुर तो आ गया, लेकिन मन में भय तो है कि फेल हो गया, पापा घर में नहीं घुसने देंगे। उस डर से भी हम पढ़ते हैं, ये हमारी बाह्य अभिप्रेरणा। खुद की इच्छा से कार्य करते हैं तो आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरों की इच्छा से कार्य करते हैं तो बाह्य अभिप्रेरणा। भाई साहब अभिप्रेरणा भी हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, सीखने के लिए भी प्रेरित करती है, ठीक है। तो अभिप्रेरणा के बिना हम न तो किसी कार्य को सीख सकते हैं, न किसी कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। आपको एक परिभाषा बताता हूं, स्किनर की बहुत फेमस परिभाषा है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का, ठीक है, सर्वोच्च राजमार्ग है। इसका मतलब मोटिवेशन के बिना आप किसी भी चीज को सीख नहीं सकते, चाहे वो बाह्य अभिप्रेरणा हो चाहे वो आंतरिक अभिप्रेरणा हो। तो किसी भी चीज को सीखने के लिए अभिप्रेरणा का होना तो अति आवश्यक है। बोलो, अभिप्रेरणा भी अधिगम का पठार बनाने में सहायता करती है। अगर अभिप्रेरणा है पॉजिटिव सेंस में तो पठार नहीं बनेगा। तो अभिप्रेरणा की कमी के कारण भी अधिगम का क्या बनेगा, पठार बनता है। फिर आता है जटिल विषय वस्तु। जटिल विषय वस्तु, बताइए जटिल विषय वस्तु का क्या है? हार्ड सब्जेक्ट है तो वो समझ में नहीं आता। आर्ट्स वाले हाथ खड़ा करना, वेरी गुड। साइन थीटा बराबर कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा बताना। रुको भाई, है कितना होगा? साइन थीटा बराबर कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा? क्या होता है? टेन थीटा। शाबाश, गजब बेइज्जती है। बताओ, है सेक थीटा, टेन थीटा। भाई साइंस वाले बताओ, मैथ वाला, मैथमेटिशियन बताओ। एक होगा। क्या होगा? एक होगा। अब भाई साहब ये मैथमेटिक के जो बच्चे बैठे हैं इनके लिए तो इजी चीजें हैं, और हमारे लिए तो ये काला अक्षर भैंस ही बड़ी होती है इसे तो। बोलो ये या नो? अगर हम गणित के ये सवाल लेकर अगर आपको कह दिया जाए, सुनो, अगर आपको कह दिया जाएगा आपके परीक्षा में केवल और केवल ये साइन थीटा ही आएगी, तो भाई साहब नौकरी छोड़ने के लिए तैयार, लेकिन ये चीजें समझ में नहीं आएगी, रहने दे दो तो ठीक है। क्यों? क्योंकि जटिल विषय वस्तु हमारे समझ में नहीं आती है, तो हमारा अधिगम का क्या बनता है बेटा? पठार बनता ही बनता है। फिर आता है, आवाज नहीं, अनुचित शिक्षण विधियां। क्या है? अनुचित शिक्षण विधियां। देखो, किसी भी चीज को सीखने का अपना अपना एक तरीका होता है, अपना अपना एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। किसी भी चीज को सीखने के लिए अपना अपना एक फॉर्मेट होता है। मैं आपको हमेशा कहता हूं ना, चीजें सीखनी हमें है, सीखने की भाषा और तरीका कोई सा भी हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अपने तरीके से, बिल्कुल नियम टू नियम, कानून टू कानून, जैसा लिखा गया एज इट इज सीखना है, यह जरूरी नहीं है। हमें बात समझ में आनी चाहिए। तो अगर जटिल तरीका है तो उस जटिल तरीके के माध्यम से भी हम नहीं सीख सकते। जैसे परंपरागत शिक्षण विद्या, पुराने समय की जो विधियां हैं, व्याख्यान विधि। अब मैं कक्षा में खड़ा हो जाऊं और मनोविज्ञान की हर बात को यहां पर बोल के लिखवा दूं, तो भाई साहब चीजें समझ में नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है? अनुचित शिक्षण विद्या या परंपरागत शिक्षण विद्या भी अधिगम का क्या बनाती है? पठार बनाती है। फिर आता है परिपक्वता। क्या आती है बेटा?
परिपक्वता। बोलो मैच्योरिटी भी अधिगम का क्या बनाती है? पठार बनाती है। छोटी आयु के बच्चों में परिपक्वता का अभाव होता है तो उनको ज्यादा चीजें नहीं समझाई जा सकती, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको उन चीजों को आसानी से समझाया जा सकता है। तो परिपक्वता भी अधिगम का क्या बनाती है बेटा? पठार बनाती है। छोटे बच्चों को आप अधिकतम से अधिकतम उनकी किसी एक सीमा तक सिखा सकते हो, जितनी उनकी समझदारी उतना ही सिखा सकते हो। उससे ज्यादा सिखाने का प्रयास करोगे तो वो चीजें समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उनकी मैच्योरिटी है नहीं। 4 साल के बच्चे को कोई बात समझाने का प्रयास किया जा रहा था लेकिन बच्चा नहीं समझ पाया, बोलो इसके लिए उसका क्या बन गया? अधिगम का पठार बन गया। लेकिन 15 साल के बच्चे को अगर वही बात समझाने का प्रयास करो तो बोलो आप उस बात को आसानी से समझ जाओ, क्योंकि परिपक्वता आ गई तो अधिगम का पठार नहीं बनेगा। तो ये परिपक्वता भी अधिगम का पठार बनाती है। कभी कभी आयु भी अधिगम का क्या बनाती है बेटा? पठार बनाती है। छोटी आयु के बच्चों को बड़ी विषय वस्तु सिखाने पर अधिगम का पठार ही तो बनेगा, उनको कहां से समझ में आएगी? 3 साल के बच्चे को 10वीं का सिलेबस दे दिया गया, क्या 3 साल का बच्चा 10वीं का सिलेबस पढ़ सकता है? क्या नहीं पढ़ सकता। इसका मतलब अधिगम का क्या बन रहा है? पठार बनेगा। अधिगम योग्य वातावरण का न होना, अधिगम योग्य वातावरण का न होना, किसका न होना? अधिगम योग्य वातावरण का न होना। पढ़ने की इच्छा है लेकिन एनवायरनमेंट नहीं है। आपने बहुत सारी बार अपने किसी दोस्त को यह कहते हुए सुना होगा, यार तेरे जैसा घर परिवार मुझे मिल जाता तो मैं न जाने क्या का क्या बन जाता। इसका मतलब मोटिवेशन तो है लेकिन एनवायरनमेंट नहीं है। सीखना चाहता है लेकिन सुविधाएं नहीं है। हमारी सबकी शक्लें ऐसी है, हमारे माँ बाप के पास में कोई अरबों करोड़ों रुपए नहीं है, या हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो एक ही पल में एक ही बार में कर दें, ऐसे भी हमारे पेरेंट्स है नहीं। इसका मतलब संसाधनों की क्या है? हमारे पास कमी है। तो फिर भी हमारे अधिगम का क्या बनेगा? पठार बनेगा। तो किसी भी चीज को सीखने के लिए ये सारी चीजें पॉजिटिव सेंस में चाहिए। अगर ये चीजें नेगेटिव सेंस में है तो अधिगम का पठार बनना ही बनना है। बोलो अधिगम के पठार के बनने का पहला कारण क्या है बेटा? थकान। नंबर 2 अरुचि। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? 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 अधिगम योग्य वातावरण का न होना। छाप डालो। लिख लिया बेटा? लेकिन अधिगम के पठार के निवारण के उपाय या दूर करने के उपाय, अधिगम के पठार को दूर करने के उपाय। अधिगम के पठार को दूर करने के उपाय। हाँ बेटा। हाँ, शिक्षक इसमें क्या करेगा? इसमें शिक्षक
देखो अगर शिक्षक को अगर इन्वॉल्व करना है ना, तो शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की विषय वस्तु, शिक्षक को विषय वस्तु का ज्ञान है ना, शिक्षक का स्वास्थ्य, ये भी पठार बनाता है। लेकिन ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, पठार में काउंटर नहीं करना इसको। मैं लास्ट में बताऊंगा ना अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं, 3, छात्र से संबंधित कारक, शिक्षक से संबंधित कारक और विषय वस्तु से संबंधित कारक। पठार के अंतर्गत आपको यही बातें ध्यान रखनी। लिखें पठार, अधिगम के पठार के निवारण के उपाय, अधिगम के पठार के निवारण के उपाय। वंशक्रम सीधा सीधा प्रभावित नहीं करता बेटा, वंशक्रम के माध्यम से तो बुद्धि आती है। अगर यहां पर मैं लिख दूं ना बुद्धि, या बुद्धि हुआ मनोवृत्ति, एटीट्यूड, जिसे हम अभिवृत्ति कहते हैं, यह भी अधिगम का पठार बना। अगर बुद्धि कम है तो बालक नहीं समझ पाएगा, तो भी अधिगम का पठार बनेगा। किसी चीज को सीखने के प्रति हमारा नकारात्मक दृष्टिकोण है, नजरिया ही गलत है, हम तुम्हें तो इसको सीखना ही नहीं चाहता, तो भी अधिगम का क्या बनेगा, पठार बनेगा। तो ये भी इसके साथ दोनों बिंदु भी जोड़ दो आप, ठीक है। बुद्धि एवं मनोवृत्ति, बुद्धि एवं मनोवृत्ति। बुद्धि एवं मनोवृत्ति। कंप्लीट। तो आगे वाला जो कथन है, अधिगम के पठार को दूर करने के उपाय। अब अधिगम के पठार को दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं, देखो। सबसे पहले क्या है, अधिगम योग्य वातावरण का क्या करना, निर्माण करना। अधिगम योग्य वातावरण का क्या करना बेटा, निर्माण करना। नंबर 2, बालक बालिकाओं में विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करना, या बालक बालिकाओं में सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना। बालक बालिकाओं में सीखने के प्रति क्या करना बेटा, रुचि उत्पन्न करना। बालक बालिकाओं में सीखने के प्रति क्या करना, रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट, बालकों को सीखने के प्रति अभिप्रेरित करना, मतलब मोटिवेशन कर देना, अभिप्रेरित करना। अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का मतलब अभिप्रेरित करने से ही है। बालक बालिकाओं को सीखने के लिए प्रति क्या करना बेटा, अभिप्रेरित करना, ताकि वो बच्चे आसानी से कार्य करना शुरू, भाई जैसे पुरस्कार का लालच दिया है ना, प्रशंसा की, शाबाशी दी, तो इससे बच्चे मोटिव होते हैं कि हाँ सर ने मेरे को अच्छा बताया। नवीन शिक्षण विधियों का चयन करना, नवीन शिक्षण विधियों का क्या करना, चयन करना। नवीन शिक्षण विधियों का चयन करना। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना। टीचिंग एड, अगर बच्चा किसी चीज को सीधा सीधा नहीं समझ पा रहा है, तो जैसे ज्योग्राफी पढ़ाने वाले गुरुजी ग्लोब का, मानचित्र का प्रयोग करते हैं ना, तो वो टीचिंग एड ही है, तो उसके माध्यम से आसानी से चीजें समझ में आ जाती है, ठीक है। तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना। फिर आता दोस्तों सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। स्टॉप 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 स्टॉप। अच्छा, इन सारे बिंदु को देखकर मुझे बताइए कि छोटी कक्षा के बच्चों को सिखाने के लिए एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होना चाहिए? नवीन शिक्षण विधियों का, बोलो। सहानुभूतिपूर्ण। छोटे बच्चे आसानी से नहीं सीखते हैं। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो छोटे बच्चों को सिखाते सिखाते अपना आपा खो देते हैं और झापड़ मार देते हैं। अरे भाई साहब, छोटे बच्चों को मारने पीटने से पढ़ते हैं क्या वो? हैं? कभी नहीं। बिट्टू
तो पढ़ रहा है ना? हाँ, तो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ये बात भी इसके अंदर ध्यान रखना। कक्षा बालक बालिकाओं को व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की सीखने की कैपेसिटी, हर बच्चे की सीखने का तरीका अलग अलग होता है। इस कक्षा में जितने भी साथी बैठे हुए हैं मेरे, आप में इंडिविजुअल डिफिशियंसी, व्यक्तिगत भिन्नता है। मैं आप सभी को अपना मनोविज्ञान का सब्जेक्ट भी एक जैसा कभी नहीं सिखा सकता। तो मुझे आपकी कैपेसिटी पता है कि आप कैसे सीखते हो, आपके सीखने का तरीका पता है मुझे कैसे सिखाना है, तो मैं उसी चीज का प्रयोग करता हूं। बाकी तो भाई साहब मैं भी यहां पर आके खड़ा हो जाऊं, अधिगम का पठार, जब बालक बालिकाओं की सीखने की प्रक्रिया में स्थिरता का बोध हो तो अधिगम का पठार कहते हैं। लिख लिया? अधिगम का पठार वह प्रारूप है जिसके माध्यम से सीखने की प्रक्रिया में उन्नति और अवनति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। लिख लिया? ऐसा लग रहा है कि मामला है? तो ये ठीक है ना? तो भाई साहब ये सारी बातें इसके सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। अब याद रहा, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर, भिन्नता के आधार पर शिक्षण कार्य करवाना, ठीक है? व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर क्या करवाना? शिक्षण कार्य करवाना। कंप्लीट। प्रयोगात्मक रूप से सिखाना, प्रयोगात्मक रूप से सिखाना, शिक्षण प्रक्रिया को या अधिगम प्रक्रिया को बाल केंद्रित बनाना, अधिगम प्रक्रिया को बाल केंद्रित बनाना, ये सारी बातें हैं जो अधिगम के पठार को दूर करती है। सबसे मेजर बात इधर देखो, ठीक है? शिक्षण के दौरान अंतराल रखना, शिक्षण के दौरान बीच बीच में क्या रखना? अंतराल। हर 2 घंटे की क्लास के बाद 15 मिनट का ब्रेक, ये वही बात है। अगर कह दे कि आपकी एक क्लास लगेगी सुबह 7 बजे से 12 बजे तक लगेगी, 1 बजे से 6 बजे तक लगेगी, बीच में कोई ब्रेक नहीं, किसी प्रकार का कोई टंटा नहीं, भाई साहब पक कर फट जाओगे। जब आप घर पे पढ़ते हो ना, तो घर पे भी आपकी ये स्थिति, 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, पानी वानी पियो, रिफ्रेश हो जाओ, फिर पढ़ने बैठो, फिर पढ़ने का वापस मजा आएगा, ठीक है? 4 घंटे तक हिलूंगा ही नहीं, तो फिर वो जिंदगी में कभी हिलने लायक नहीं रहेगा। ये हकीकत है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, टाइम टेबल चिपका देते, 7 दिन का टाइम टेबल यहां चिपका देंगे दीवार पर, टाइम टेबल चिपकाकर सुबह 5 बजे से सुबह की 9 बजे तक हिंदी, है ना, 9:05 से 1 बजे तक मनोविज्ञान, आधे घंटे का ब्रेक, है ना, जिसमें खाना पीना, नहाना धोना, पानी वानी, ऐसे ही, हाँ, दर्पण स्नान किया, पानी शरीर पर लगा कि नहीं लगा, वापस 3 बजे से या 2:30 बजे से पढ़ने बैठे, 7 बजे तक शिक्षण विधियां, 1 घंटे का ब्रेक, 8 बजे से वापस रात की 12 बजे तक कोई अन्य सब्जेक्ट। अब ऐसा फिर बैठे बैठे क्या करोगे? पढ़ने तो बैठ गए, मोबाइल देख लेता हूं थोड़ा सा,
जितना भी पढ़ा है ना वो सब गया, इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। लॉजिकल स्टडी करो, आराम से पढ़ो। तो यहां पर ध्यान रखना, शिक्षण के दौरान आपको ब्रेक भी रखना है। आपके अपने शरीर को मशीन बनाने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है। जिसने भी मशीन बना रखा हो ना, उस मशीन को साइड में रख देना। शरीर है, शरीर को शरीर रहने दो, आराम से 6 घंटे पढ़ो। 6 घंटे के अंतर्गत बीच में 2 या 3 ब्रेक लीजिए। महादेव की सौगन, इस फॉर्मूले को या इस एटीट्यूड के आधार पर अगर आपने स्टडी करना शुरू कर दिया तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। 6 घंटा सफिशिएंट पढ़ाई है, बाकी इससे ज्यादा तुम इसको पकाओगे ना, कुछ भी नहीं। ये हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि आपका माइंड है, वह मशीनें थोड़ी है जो चलती रहेगी। तो लिखें इनको, लिख लिया? वेरी गुड। लिख लिया कि नहीं लिखा? चलिए साहब, अधिगम का अर्थ, परिचय, परिभाषाएं हुई, अधिगम वक्र हुए, अधिगम स्थानांतरण हुए, अधिगम का पठार हुआ। परफेक्ट। अब दोस्तों हम बात करते हैं अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। हेडिंग डालें, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। दोस्तों अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों में अगर हम बात करते हैं तो 2 प्रकार के सिद्धांत हैं। व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम के सिद्धांत और संज्ञानवादियों के अनुसार अधिगम के सिद्धांत, स्कूल ऑफ बिहेवियर और स्कूल ऑफ कॉग्निशन। 2 प्रकार के सिद्धांत समझने हैं। व्यवहारवादियों के अनुसार अधिगम के सिद्धांत और संज्ञानवादियों के अनुसार अधिगम के सिद्धांत। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात जो करेंगे व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम के सिद्धांत। किसके अनुसार? व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम के सिद्धांत है, तो यह सिद्धांत किसके अनुसार बेटा? व्यवहारवाद के अनुसार। तो व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम के सिद्धांत का कितना क्राइटेरिया है? 5 सिद्धांत हम इसमें देखने वाले हैं। कितने सिद्धांत बेटा? 5 सिद्धांत हम इसमें देखने वाले हैं। तो व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम के सिद्धांत में 5 सिद्धांत। सबसे पहला हम अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव का पढ़ेंगे। दूसरा सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक का पढ़ेंगे। तीसरा सिद्धांत क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर। चौथा सिद्धांत आवश्यकता का सिद्धांत है, जिसे हम पुनर्बलन सिद्धांत कहते हैं, क्लार्क हल। 5वां सिद्धांत है संयुक्ता सिद्धांत या प्रतिस्थापन सिद्धांत, E.R. गुथरी, एडविन रे गुथरी। तो अधिगम के व्यवहारवाद में कितने सिद्धांत पढ़ने वाले हैं हम? 5। ठीक है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। प्रतिपादक कौन? कहां का है ये? बोलो कहां का है? सिद्धांत कब दिया? अरे कौन था ये? शरीर शास्त्री, साइकोलॉजिस्ट नहीं है ये। कौन है? शरीर शास्त्री। सीखने का समय भी प्रभावित करता है। समय मैंने बता दिया ना, अगर आप लगातार पढ़ते रहोगे, गैप नहीं दोगे, तो सीखने का समय भी अधिगम को प्रभावित करता ही करता है। ठीक है, मतलब अधिगम का पठार बनाएगा। तो देखें, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पावलोव ने किया था। बंदा कहां का है ये? सिद्धांत कब दियो? कौन थे ये? इसकी फेमस पुस्तक जो है, याद रखना, साइकोपैथोलॉजी, PSYCHOLOGY, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एनिमल। ठीक है, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एनिमल। तो इस पुस्तक की रचना करने का श्रेय किसे जाता है बेटा? ठीक है, पावलोव को जाता है। पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए किसके ऊपर प्रयोग किया था? कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग। ठीक है, प्रयोग जो किया, प्रयोग किसके ऊपर हुआ? कुत्ते की लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि पर प्रयोग हुआ। अब लार ग्रंथि का नाम क्या था? पैरोटिड। ठीक है, याद रखना,
पावलोव के द्वारा अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग किया गया और उस ग्रंथि का क्या नाम था? पैरोटिड। अच्छा ये बताइए, ये पैरोटिड ग्रंथि कहां होती है? कान के नीचे। कहां होती है? गले में नहीं होती, गले में तो थायराइड और थायरोक्सिन होती है। लार जो बनती है ना, लार ये इससे नहीं बनती, ठीक है, कान के नीचे होती है। और जिस दिन किसी के कान के नीचे आप किसी को मार दो, समझ लेना उसकी अगर ये पैरोटिड ग्रंथि का बैलेंस बिगड़ जाए तो भाई साहब मतलब ये 24 वोल्ट की मोटर चालू तो बार बार क्या करेगा? लपड़ लपड़ करेगा। तो ऐसा ध्यान रखना। सिद्धांत कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रतिपादक कौन? कहां का था? सिद्धांत कब दियो? और कौन था? किताब का नाम और प्रयोग किसके ऊपर किया? और कौन सी ग्रंथि और कहां होती है? कहां बजानी है? तो क्या बोलनी चाहिए? चलिए साहब, तुम जा रहे हो? तुसी ना जाओ, जा जा। चलिए अनुकूलित अनुक्रिया पर आ जाओ। क्या बेटा? अनुकूलित अनुक्रिया। अंग्रेजी में बोले तो कंडीशनिंग रेस्पॉन्स, ठीक है, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स या कंडीशन रेस्पॉन्स, दोनों चीजें आप इस पर ध्यान करना। अनुकूलित अनुक्रिया, ठीक है, तो कंडीशनिंग रेस्पॉन्स मतलब जैसा देश वैसा भेष। बस एक ही बात ध्यान रखो कि जैसी परिस्थितियां होती है हम वैसा ही व्यवहार करेंगे। जैसी परिस्थितियां अगर शून्य शून्य है तो हम भी शून्य शून्य, परिस्थितियां अगर हरी भरी है तो हम भी हरे हरे। वही बात है भाई, तुझे देखा तो आया मुझे याद। तो भाई साहब कंडीशन, गुनगुनाने की कंडीशन है तो गुनगुनाएंगे, रोने की कंडीशन है तो रोएंगे, नाचने की कंडीशन है तो नाचेंगे। भाई शादी ब्याह में जाते हैं तो हमें बोली नाचना आता है या नहीं आता हो, हम भाई साहब ठुमका तो लगाएंगे लगाएंगे। और अगर किसी ने इनवाइट नहीं किया हो तो जेब में हाथ डाल कर नो बोले ये शानो। उधर से गाना चल रहा है, अरा रा 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 क्या कालिया को दपड़ियो रा में, और उधर से फूफाजी टाइप के लोग बोलो ये तो होता ना। तो शादी में जाएंगे तो शादी ब्याह वाला ही माहौल, यही अनुकूलित अनुक्रिया। किसी की मौत मरकत में, जैसे शादी का प्रोग्राम निपटा, दूसरे दिन अगर किसी के पड़ोस में डेथ हो गई तो शादी वादी की खुशियों को तो भूल गए, और वहां पर जाकर और घर आने के बाद लड्डू खिला रहा है। बोलो परिस्थिति के अनुसार ढले या नहीं ढले। तो साफ साफ शब्दों में ध्यान रखना, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स का मतलब कि अनुकूलित अनुक्रिया, इसे हम सीआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सीआर थ्योरी की सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसी सिद्धांत को हम क्या कहते हैं बेटा? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। कौन सा? इसी सिद्धांत को हम क्लासिकल अनुबंधन भी कहते हैं, ठीक है। कंडीशनिंग रेस्पॉन्स तो ये आ गया ना नाम अंग्रेजी में, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स कहो, शास्त्रीय अनुबंधन कहो, क्लासिकल थ्योरी सिद्धांत कहो, ठीक है। इसी सिद्धांत को अधिगम का अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अनुबंधन सिद्धांत, अधिगम का प्राचीन सिद्धांत। अधिगम का परंपरागत सिद्धांत, अधिगम का परंपरागत सिद्धांत, अधिगम का चिर सम्मक सिद्धांत, अधिगम का संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत,
संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत। पहला नाम क्या बताओगे दोस्तों? नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत। ये सारे के सारे नाम इसी के हैं, ठीक है। ये नाम और उपनाम वाली कंडीशन आ गई। आपको मेजर जो नाम ध्यान में रखना है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, CR थ्योरी और अनुबंधन सिद्धांत, ये मेजर नाम ध्यान रखना। मैं इनका भी अर्थ बता देता हूं। देखो, कोई भी व्यक्ति अगर कैसा भी व्यवहार करता है तो अपनी परिस्थिति के अनुसार करता है, उसे हम अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। जैसा देश वैसा बेस। पुरानी चीजें जो चली आ रही है उनके साथ हमारा संबंध है और उसी के अनुसार हम अपना क्या करते हैं बेटा? व्यवहार करते हैं। इसका मतलब अनुकूलित अनुक्रिया, हमने अपने आप को अपने वातावरण के अनुसार जितनी भी वस्तुएं हैं बोलो उसके अनुसार ढाल रखा है। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में देखो, बड़े बुजुर्ग जब भी हमारे घर में आते हैं तो हम अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और उनको बैठने के लिए स्थान देते हैं। पिताजी के बराबर आज भी हम गांव में नहीं बैठते हैं। शहरों में तो छोड़ो, पिताजी के कंधे पर बैठ जाएं, है ना। लेकिन शहरों में चीजें अलग है क्योंकि उनका अनुबंधन अलग हो चुका है। हम शहरों में नहीं रहते हैं, हम गांव में रहते हैं, तो पिताजी के बराबर आज भी नहीं बैठते हैं, ठीक है। मम्मी अगर नीचे बैठे हैं तो हम भी नीचे बैठ जाते हैं। ये अनुबंधन, मतलब जैसी चीजें होती, जैसी व्यवस्थाएं होती है, हम वैसा ही व्यवहार करते हैं। बोलो, यही है हमारे लिए क्या बेटा? अनुकूलित अनुक्रिया। इसी चीज को हम कंडीशनिंग रेस्पॉन्स में शास्त्रीय अनुबंधन। देखो, शास्त्रीय जब नृत्य होता ना तो उसमें प्रॉपर साजबाज चाहिए होती है। स्टेज के बिना शास्त्रीय नृत्य कभी नहीं होता। ऐसा नहीं कि बिंदोली में हम जा रहे हैं ना, वहां पर कच्ची पूड़ी भरतनाट्यम कथक कर रहे हैं, ऐसा करेंगे क्या? नहीं होता, ठीक है। जितने भी साज है, मतलब परंपरागत तरीके से जो कार्य होता है वही हमारा शास्त्रीय अनुबंधन है। परंपरागत तरीके से जो नृत्य होता है, जो चीज चाहिए इसका मतलब चाहिए, इसके बिना वो कार्य संभव नहीं है। पुराने समय से यही परंपरा चली आ रही है। तो इसे हम शास्त्रों के आधार पर हम जिस नृत्य को करते हैं वो शास्त्रीय अनुबंधन। और शास्त्रों में जिन साजबाजों का, जिन वाद्य यंत्रों के साथ में नृत्य हो रहा है, तो वो उन वाद्य यंत्रों के साथ में इसका क्या है? अनुबंधन है। वही कार्य उन्हीं शास्त्रों के साथ, शास्त्रों के अनुसार उसी वाद्य यंत्र के साथ में होगा, वही नृत्य होगा। इसे हम अंग्रेजी में कहें तो क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। क्लासिकल सिंगर जो होता है ना, क्लासिकल सिंगर। अब क्लासिकल सिंगर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो याद रखना कि वो हर किसी प्रकार का गाना नहीं गा सकते। क्लासिकल सिंगर अपने आप में अलग ही होते हैं। राग भैरवी कोई गा के बता दो, जबड़ा बाहर आ जाए। आप क्लासिकल सिंगर आपने यूट्यूब पर कभी भी सर्च करके चलाना एक बार, जितना सुकून आपको ऐसे क्लासिकल सिंगिंग से मिलेगा, गानों से मिलेगा, भजन से मिलेगा, उतना ये धूम धड़ाके ऐसे ब्लू है पानी पानी से नहीं मिलेगा, है ना। अपनी जाकर भैंस चराए, है ना, ठीक है। गौरी देवी, राजस्थान की मान गायिका गौरी देवी को सुनो, भजन गाया। आप रियल कह रहा हूं, आज एक बात जरूर सुनना, जैसे यहां से क्लास खत्म होती है आप घर जाते जाते गौरी देवी का मांड गाई का भजन सुनना, आपको आनंद आएगा। यार ये भी चीजें हैं दिखे, क्योंकि हमें तो इनसे फुर्सत ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। फिर आता है प्राचीन सिद्ध अनुबंधन सिद्धांत। हम अगर किसी भी चीज को सीखते हैं तो किसी न किसी वस्तु के साथ संबंध स्थापित करके अनुबंधन करके सीखते हैं। जैसे हम पहली बार स्कूल में गए तो हमारे गुरुजी हमारी कक्षा में आए और यहां पर एक चार्ट लगाया, चार्ट के ऊपर ऐसा फोटो बना हुआ था, नीचे लिखा हुआ था APPLE, एप्पल का मतलब सेब। बोलो हमारा अनुबंधन किसके साथ है? इस फोटो के साथ है, सेब के साथ नहीं है, इस फोटो के साथ। और इस फोटो को देख देखकर हमने ये अल्फाबेट सीखा कि APPLE, एप्पल, एप्पल का मतलब क्या हुआ? सेब। बोलो फोटो बता बताकर गुरुजी ने हमें ये सेब शब्द सिखाया। अगले दिन बच्चा मम्मी के साथ कहीं आ रहा होता, उसको अगर फ्रूट वाले के पास एप्पल नजर आ जाए, बालक एक ही बात कहेगा कि मम्मी मम्मी एप्पल, एप्पल खाऊंगा। बोलो क्यों? क्योंकि अनुबंधन है इस शब्द के साथ, इस फ्रूट के साथ। अगर मम्मी उसको कह देती या गुरुजी उसको पढ़ाते समय कहते APPLE, एप्पल का मतलब जामपड़, तो बच्चा दूसरे दिन क्या कहता? जामपड़ खाऊं। बोलो आज अगर हम मम्मी को मम्मी कहते हैं तो पुराना ही तो अनुबंधन है। बहुत सारे बच्चे अपनी मम्मी को मम्मी नहीं कहते हैं, ठीक है, चाची कहते हैं। क्या कहते हैं?
चाची कहते हैं, काकी कहते हैं, जीजा कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, जीजा कहते हैं, जीजी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पुराने समय से उनके परिवार में वही परंपरा है, यह हकीकत है। मेरे एक मित्र हैं कैलाश जी सुराना फ्रॉम उदयपुर, ठीक है, तो उनके 2 बच्चे, दोनों जुड़वा, उनके खुद के बेटे, लेकिन उनको अंकल कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बड़े भैया के बेटे बच्चे उनको क्या कहते थे, तो उनको देख देख कर उन्होंने भी अनुबंधन क्या कर लिया, अंकल। ये कौन है? अंकल, पापा नहीं है। पापा तो ये बड़े पापा हैं, पापा नहीं है, बड़े पापा ही होते हैं, पापा तो होते ही नहीं है। अब क्या होता है कि अंकल होते हैं, ये तो बड़े पापा होते, कि अंकल होते हैं। बोलो क्यों? क्योंकि अनुबंधन। एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी को नाम से बुलाता है, राधा कहां गई, राधा। उसको ये थोड़ी पता कि मम्मी है। बच्चा बड़ा होगा तब उसको पता चलेगा कि मां ये है मेरी, चीजें सारी सीखेगा। लेकिन शुरुआत में जो अनुबंधन किया वो किस शब्द के साथ किया, राधा के साथ किया। तो याद रखना, हम किसी भी चीज को सीखते हैं पुराने समय में अनुबंधन के माध्यम से ही सिखाने का प्रयास किया जाता था। प्राचीन समय से हम जिस तरीके से सीखते आ रहे हैं, तो बोलो कौन सा सिद्धांत है ये? प्राचीन सिद्धांत है, अधिगम का प्राचीन सिद्धांत। अधिगम का परंपरागत सिद्धांत रूढ़िवादी कन्वेशनल है, ठीक है। जो चीजें हमारी समाज की मान्यताएं हैं उसी के अनुसार हम सीखते आ रहे हैं। चिर का मतलब चिरकाल से चला आ रहा, चिर सम्मक, पुराने समय से किसी वस्तु के साथ संबंध स्थापित करना। बोलो क्या है बेटा? चिर सम्मक। संबंध प्रत्यावर्तन, अगर किसी चीज के साथ संबंध स्थापित कर लिया तो प्रत्यावर्तन का मतलब होता है रिपीटिशन, पुनरावृत्ति। किसी चीज को सीखने के लिए उसके साथ संबंध स्थापित कर हम उसकी क्या करते हैं बेटा? पुनरावृत्ति करते हैं, बार बार उस चीज को दोहराते हैं, जिससे हम चीजों को सीखते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये सारे के सारे इस सिद्धांत के नाम और उपनाम हैं। प्रतिपादक कौन है बेटा? पावलोव। कहां के हैं ये? रूस। सिद्धांत कब दिया? कौन है ये? किताबें कौन सी है? साइकोपैथोलॉजी ऑफ एनिमल। प्रयोग किसके ऊपर हुआ? कुत्ते की लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? और कान के नीचे होती है। लिखो एक बार इसको।
कंप्लीट। अब आपको जो चीजें सीखनी है, सबसे मेजर जो बात है, हमारा शब्द कौन सा बेटा? अनुकूलित अनुक्रिया से आशय। किसे? अनुकूलित अनुक्रिया से आशय। दोस्तों, अनुकूलित अनुक्रिया से आशय के संबंध में एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है? इसको जानने से पहले, इस शब्द को जानने से पहले मैं आपको दो बातें बता देता हूं, अच्छे से जानो। पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय दो प्रकार के उद्दीपकों पर विशेष बल दिया। पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय कितने प्रकार के उद्दीपकों पर? दो प्रकार के उद्दीपकों पर विशेष बल दिया, स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक। अब दिमाग में आ जाए सर ये स्वाभाविक उद्दीपक क्या है और अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है, तो दो बातें समझो। जो चीज हमें प्रकृति से या नेचर से प्राप्त होती है वह हमारे लिए स्वाभाविक उद्दीपक है, जो चीज हम खुद बनाते हैं वो हमारे लिए अस्वाभाविक उद्दीपक है। देखो, भोजन, प्रकाश, हवा, पानी, ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है। ये मकान, विलासितापूर्ण जीवन जीने की जो वस्तुएं हैं, ये सारी बातें क्या है? अस्वाभाविक चीजें। नेचर से जुड़ी हुई हर चीज स्वाभाविक है, नेचुरल फॉर्मेट में आएगी, और जो नेचर से जुड़ी हुई चीजें नहीं हैं, जो हम खुद क्रिएट करते हैं, इसका मतलब हमारे लिए क्या होगा? वो अस्वाभाविक। तो हम क्रिया दोनों से ही करते हैं। अब क्रिया कैसे होती वो समझनी है। तो कितने उद्दीपकों पर बल दिया बेटा? दो, स्वाभाविक और अस्वाभाविक, स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक। अब बात को समझना, इस बात के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का लॉजिक क्या है और किस प्रकार की बातें रहती है। इस चीज को समझना है कि पावलोव ने अपने सिद्धांत का, अभी तक मैं इसकी परिभाषा नहीं बता रहा हूं बेटा, अभी तक तो आपको समझना है क्या है, फिर मैं इसकी पूरी डिटेल लेके आऊंगा ना। पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु किसके ऊपर प्रयोग किया? बोलो, किसके ऊपर प्रयोग किया? कुत्ते की लार ग्रंथि पर। सॉरी, ये तो 5 पैर हो गए रे। हाँ ठीक है, किसी की कला का मजाक नहीं बनाना चाहिए। यह कुत्ता है। अब तो मानोगे? चलिए, तो पावलोव ने इसकी पूंछड़ी को भी ऊंचा कर देते हैं, ठीक है? पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए किसके ऊपर प्रयोग किया था बेटा? कुत्ते की लार ग्रंथि पर। किसके ऊपर प्रयोग किया था? कुत्ते की लार ग्रंथि पर। अब कुत्ते की लार ग्रंथि पर जो प्रयोग हुआ वो स्वाभाविक उद्दीपक के आधार पर किया। कैसे किया? तो देखो, कुत्ते के सामने पावलोव ने पहली बार क्या रखा? भोजन। बोलो, कौन सा उद्दीपक है? भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है, ठीक है? क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है। मैंने आपको उद्दीपक कितने बताए? 2। पहला उद्दीपक क्या है? स्वाभाविक। दूसरा क्या है? अस्वाभाविक। तो जो चीजें हमें नेचर, प्रकृति से प्राप्त होती है वो हमारे लिए कौन सा उद्दीपक है? तो जैसे ही कुत्ते के सामने पावलोव ने भोजन रखा, बोलो, कुत्ते ने भोजन को देखकर अपने मुंह से क्या गिरा दी? लार। तो भोजन देखकर कुत्ते के मुंह से लार का आना स्वाभाविक क्रिया ही तो है। बोलो, नेचुरल बात है या नहीं है? हाँ या ना? बोलो, खाने पीने की चीजें हम भी जब भी कभी देखते हैं, बोलो हमारे मुंह में भी, बोलो क्या आता है? पानी आता है कि नहीं आता है? काजू कतरी, रसमलाई, गुलाब जामुन, इमली, पानी पटाशे, समझ रहे हो? हाँ, सब समझ रहे हैं। पानी पटाशे, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, सैंडविच, मोमोज, आहा। तो वैसा बोलो, खाने पीने की चीजों को देखकर मुंह में पानी आया कि नहीं आया? यस या नो? अब इसको निकल ले। तो वैसा पावलोव ने कुत्ते के सामने क्या रखा? ठीक है? और जैसे ही कुत्ते के सामने भोजन रखा, कुत्ता भोजन देकर मुंह से क्या गिरा देता है? बोलो, भोजन देकर लार का आना स्वाभाविक बात है या नहीं है? क्या रखा सामने? अरे क्या आ गई?
तो लगातार ये क्रिया दोहराता रहा, क्या रखता रहा वो? भोजन। क्या आती रही? भोजन 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 भजन भजन। बोलो लगातार। तो कुत्ता जब भी भोजन देखेगा, बोलो उसके मुंह से क्या आएगी? तो अनुबंधन किसके साथ हुआ? भोजन देखते ही कुत्ता क्या गिराएगा? एक दिन कुत्ते को भोजन देने से पहले पावलों ने क्या बजाई? तुरंत क्या दिया? फिर भी कुत्ते के मुंह से क्या आई? तो लगातार अब भोजन दिया तो जाता था, लेकिन क्या बजाकर? पहले क्या बजती? क्या मिलता? क्या आती? कैसे? तो घंटी भोजन घंटी भोजन घंटी भोजन घंटी भोजन। पहले लार कैसे आती थी? भोजन के माध्यम से। पहले लार कैसे आती थी? भोजन दिया, क्या आ गई? अब घंटी बजी, भोजन दिया और क्या आ गई? तो जो अनुबंधन भोजन के साथ था, वही अनुबंधन किसके साथ हो गया? तो कुत्ता भोजन देकर क्या गिरा रहा था? तो घंटी के माध्यम से भी क्या गिराएगा? बोलो ये कौन सा उद्दीपक है? बोलो ये कौन सा है? तो मतलब किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के माध्यम से भी क्रिया कौन सी हो रही है? बोलो इसे ही हम क्या कहते हैं? अनुकूलित अनुक्रिया। जो व्यवहार कुत्ते का भोजन के साथ था, वही व्यवहार अब घंटी के साथ होने लग गया। भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है, घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक है, फिर भी व्यवहार वही हो रहा है। बोलो कुत्ते ने अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन किया कि नहीं किया? पहले परिस्थिति किसकी थी? भोजन की। तो क्या आती थी? लार। धीरे धीरे हमने भोजन के माध्यम से घंटी के साथ में भी क्या करवा दिया? अनुबंधन। तो घंटी के माध्यम से भी वही व्यवहार होने लगा, मतलब घंटी के माध्यम से भी क्या आई? लार आई। बोलो कुत्ते के द्वारा अपने व्यवहार में क्या किया बेटा? परिवर्तन। जैसा देश वैसा भेष हुआ कि नहीं हुआ? पहले भोजन की माध्यम से लार आती थी, अब घंटी के माध्यम से भी लार आ रही है, क्योंकि घंटी और भोजन के बीच में क्या हो गया? अनुबंधन हो गया। अनुबंधन के माध्यम से कुत्ता अपने व्यवहार में क्या कर रहा है बेटा? परिवर्तन कर रहा है। अनुकूलित अनुक्रिया के माध्यम से अपने व्यवहार में क्या किया? परिवर्तन कर रहा है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? मैं रोज मंदिर जाता था अपनी मम्मी के साथ, आज मैं मंदिर गया हूं अपनी दीदी के साथ। तुम क्या कहना चाहते हो मुझे पता है। मैं रोज मंदिर जाता था अपनी मम्मी के साथ, आज मैं मंदिर गया हूं अपनी दीदी के साथ। बोलो मैं पहले कहां गया? आज कहां गया? पहले किसके साथ? आज किसके साथ? तो मेरा कार्य तो वही हुआ, लेकिन कार्य करवाने वाला उद्दीपक बदल गया। बोलो मेरे व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब पहले लार किसकी वजह से आई? ठीक है, अब किसकी वजह से आ रही है? पहले भी क्या आती थी, अभी भी क्या आ रही है? कार्य तो वही हो रहा है, लेकिन कार्य करवाने वाला उद्दीपक बदल गया। बोलो कुत्ते ने अपने व्यवहार में क्या किया? परिवर्तन किया। बोलो इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं बेटा? अनुकूलित अनुक्रिया। बोलोगे तो नहीं? पक्का? किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के माध्यम से स्वाभाविक क्रिया का होना अनुकूलित अनुक्रिया कहलाता है। देखो छींक का आना स्वाभाविक बात है, लेकिन नाक में कागज डालकर छींक लाना अस्वाभाविक बात है। बोलो सही है गलत है ना? तो यहां पर कुत्ता घंटी की वजह से भी लार गिरा रहा है। बोलो घंटी की वजह से कभी लार आती है क्या? नहीं आती, लेकिन अस्वाभाविक काम हो रहा है। ऐसी बात जो समझ से परे है, फिर भी वो काम हो रहा है। इसका मतलब अननेचुरल काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जंगल का राजा शेर शिकार करके शिकार खाता है, ये तो स्वाभाविक बात है, लेकिन जंगल का राजा हंटर को देकर कुर्सी पर बैठ जाता है। बोलो नेचुरल बात है क्या? अस्वाभाविक बात है या नहीं है? ऐसा कार्य जो नेचुरल तरीके से न होकर अननेचुरल तरीके से हो रहा हो, अप्राकृतिक तरीके से हो रहा हो, बोलो क्या है वो? अस्वाभाविक बात है। यस या नो? तो ये याद रखना कि जो व्यवहार पूर्व में भोजन के माध्यम से हो रहा था, वही व्यवहार अब घंटी के माध्यम से भी होने लगे। बोलो ऐसे व्यवहार को हम क्या कहते हैं? अनुकूलित व्यवहार या अनुक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अनुकूलित अनुक्रिया के नाम से जानते हैं। बोलोगे तो नहीं? अब इसी अनुकूलित अनुक्रिया के नाम से जब आप जानोगे, तो एक चीज आप और हमेशा ध्यान में रख लेना। अनुकूलित अनुक्रिया के अंतर्गत भोजन जो है, ठीक है, ये क्या है बेटा? भोजन। भोजन के माध्यम से क्या आएगी? लार। फिर क्या बजेगी? घंटी। घंटी की वजह से भी क्या आएगी? लार। भोजन को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस, बिना शर्त का। अन का मतलब बिना, कंडीशन का मतलब शर्त, स्टिमुलस का मतलब उद्दीपक। बिना शर्त का उद्दीपक मतलब स्वाभाविक उद्दीपक। अरे हम जो भोजन खाते हैं वो किसी शर्त की वजह से खाते हैं क्या? चाहे तुम काम करो या नहीं करो, भोजन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा।
बोलो ऐसा उद्दीपक है जो किसी शर्त पर लागू नहीं होता, बोलो यस या नो, तो ये स्वाभाविक उद्दीपक है। और इसकी वजह से जो लार आएगी वो यूसीआर हो जाएगी, अनकंडीशनल स्टिमुलस अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, कंप्लीट। और ये कंडीशनल स्टिमुलस मतलब घंटी शर्त का उद्दीपक, बाद में क्या होगा कि घंटी बजेगी तो लार आएगी, घंटी बजेगी तो क्या आएगी, लार आएगी। तो घंटी के माध्यम से जो लार आएगी उसे हम क्या कहते हैं, सीआर। कंडीशनल स्टिमुलस कंडीशनल रेस्पॉन्स, अनकंडीशनल स्टिमुलस अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, स्वाभाविक उद्दीपक स्वाभाविक क्रिया, अस्वाभाविक उद्दीपक अस्वाभाविक क्रिया। ठीक है, भूलोगे तो नहीं, पक्का। अब मैं आपके सामने बात बता देता हूं कि याद रहे अनुकूलित अनुक्रिया का मतलब क्या होता है। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया का मतलब क्या होता है। अनुकूलित अनुक्रिया से आशय, अनुकूलित अनुक्रिया से आशय में दो बातें ध्यान दीजिएगा। जो क्रिया पूर्व में, जो क्रिया पूर्व में किसके माध्यम से बेटा, भोजन के माध्यम से, भोजन के माध्यम से हो रही थी, हो रही थी, वही क्रिया अब, वही क्रिया अब घंटी के माध्यम से होने लगे, घंटी के माध्यम से होने लगे, होने लगे, तो उसे क्या कहते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बेटा, अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। जो क्रिया पूर्व में भोजन के माध्यम से हो रही थी वही क्रिया अब घंटी के माध्यम से होने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया। बोलो भोजन कौन सा उद्दीपक था बेटा, स्वाभाविक। कौन सी क्रिया हो रही है यहां पर, स्वाभाविक। घंटी कौन सा उद्दीपक है, ठीक है, अस्वाभाविक उद्दीपक है। कौन सा, अस्वाभाविक। फिर भी क्रिया कौन सी हो रही है, स्वाभाविक। मतलब घंटी और भोजन के बीच में अनुबंधन स्थापित होने की वजह से जो व्यवहार भोजन की वजह से होना चाहिए था वही व्यवहार किसकी वजह से हो रहा है, घंटी की वजह से भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें साथ साथ आ रही है। तो कुत्ता क्या करता है, भोजन के साथ जैसा व्यवहार करना होता है वही व्यवहार वो किसके साथ करने लग गया। भाई सीधी सीधी सी बात है, हमारे पापा घर में आते हैं तो हम उनके सामान में खड़े होते हैं, उनको चाय पानी पिलाते हैं। पापा के साथ में कोई मेहमान आए, बोलो मेहमान एक बार आए, दो बार आए, तीन बार आए, चार बार आए, पांच बार आए, बोलो फिर पापा घर पे नहीं थे, बोलो मेहमान आएंगे फिर भी हम क्या करेंगे, चाय पानी पिलाएंगे नहीं पिलाएंगे। तो जो अनुबंधन पिताजी के साथ था वैसे अनुबंधन सम्मान का किसके साथ हो गया, मेहमानों के साथ हो गया। बोलो अपने व्यवहार में क्या हुआ, परिवर्तन। पापा हमारे स्वाभाविक हैं, मेहमान अस्वाभाविक हैं, रोज रोज नहीं आते लेकिन जब भी आते हैं फिर भी हम उनका सम्मान करते हैं। बोलो वह व्यवहार जो स्वाभाविक उद्दीपक के साथ में होना चाहिए था वही व्यवहार अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में भी हो रहा है। बोलो ऐसी कंडीशन को, ऐसी सिचुएशन को ही हम क्या कहते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। मतलब व्यवहार वही हो, व्यवहार करवाने वाला उद्दीपक बदल जाए। पहले व्यवहार भोजन की वजह से हो रहा था, अब घंटी की वजह से। पहले व्यवहार पिता के माध्यम से हो रहा था, अब मेहमानों की वजह से। पहले मम्मी के साथ में मंदिर जाता था, आज दीदी के साथ। मतलब काम तो वही है, कार्य करवाने वाला उद्दीपक बदल जाए। बोलो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं बेटा, अनुकूलित अनुक्रिया। बोलेंगे तो नहीं, तो इसी बात को ध्यान रखना कि जो क्रिया पूर्व में भोजन के माध्यम से हो रही थी वही क्रिया अब घंटी के माध्यम से होने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है, या जैसे लगाकर मैं इसका एग्जांपल कर देता हूं। जो मैंने यूसीएस सीएस वाली बातें बताई ना, इसको समझ लीजिए। जैसे यूसीएस किसको दिया, ये भोजन किसको दिया, कुत्ते को। बोलो कुत्ते ने क्या गिराई, यूसीआर। क्या क्या है बेटा, यूसीआर। अगर हम कुत्ते को केवल भोजन देंगे तो कुत्ता लार गिराएगा। वो लार कौन सी होगी, बोलो कौन सी, स्वाभाविक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी, स्वाभाविक क्रिया। ठीक इसी प्रकार लगातार हम भोजन देते रहे, भोजन लार, भोजन लार, भोजन लार। बोलो कौन सी क्रिया, भोजन देकर कुत्ते के द्वारा जो लार गिरा जाएगी वो कौन सी क्रिया कहलाएगी, स्वाभाविक। नेचुरल आदत है, कुत्ता जब भी भोजन देखता बोलो उसके मुंह से क्या आएगी, लार आएगी। बोलो नेचुरल हैबिट है या नहीं बेटा, पुराने समय से यही बात आ रही है। जैसे ही कुत्ते के सामने हम भोजन रखते हैं कुत्ता अपनी पूंछ हिलाने लगता है, आवाजें करने लगता है, ठीक है, और लार गिराने लगता है। बोलो ये उसकी नेचुरल हैबिट है। लेकिन धीरे धीरे एक दिन हमने कुत्ते को भोजन देने से पहले क्या बजाई, घंटी। फिर कुत्ते को हमने तुरंत क्या दिया, भोजन। किसको दिया बेटा, भोजन, कुत्ते को भोजन दिया। तो जो अनुबंधन भोजन के साथ था वही अनुबंधन धीरे धीरे कुत्ता किसके साथ कर लेता है,
घंटी के साथ। तो भाई साहब यहां पर भी क्रिया कौन सी होगी? यूसीआर होगी, क्योंकि जो व्यवहार भोजन के साथ हो रहा था, जो क्रिया भोजन के माध्यम से हो रही थी, वही क्रिया किसके साथ होने लग जाएगी? घंटी के साथ होने लग जाएगी। बोलो ये क्रिया भी कौन सी होगी बेटा? स्वाभाविक क्रिया। कौन सी क्रिया? स्वाभाविक क्रिया। अब बात दिमाग में यहां पर यह बिठानी है, जब तक क्रिया में स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक दोनों साथ में होते हैं ना, तब तक क्रिया स्वाभाविक होगी। तब तक क्रिया क्या होगी बेटा? स्वाभाविक होगी, क्योंकि दोनों के बीच में क्या हो गया? अनुबंधन हो गया, अनुकूलित अनुक्रिया होगी। कुत्ते ने अपने व्यवहार में क्या कर लिया? परिवर्तन। तो जो व्यवहार भोजन के साथ था, वही व्यवहार किसके साथ हो रहा है? घंटी के साथ। तो भोजन के माध्यम से भी लार आ रही थी, तो घंटी के माध्यम से भी क्या आ गई? लार। तीसरे चरण में देखो, नंबर 1 स्टेप, नंबर 2 स्टेप, नंबर 3 स्टेप पर देखो, यहां पर अगले दिन हमने क्या बजाई? घंटी बजाई, भोजन दिया ही नहीं। जैसे ही घंटी बजाई, बोलो किसके सामने बजाई? कुत्ते के सामने। जैसे ही घंटी बजी, बोलो कुत्ते को क्या लगा? अब भोजन आएगा, लेकिन हमने भोजन दिया ही नहीं। बोलो घंटी की आवाज सुनकर ही कुत्ते ने जो, ठीक है, लार गिरा दी। उससे हम केवल क्या कहते हैं? सीआर। बोलो घंटी की वजह से कभी लार आती है क्या? घंटी की वजह से कभी लार आती है क्या? नहीं। लेकिन हमने फिर भी ये काम करके दिखाया, जबरदस्ती लार गिरवाई है। बोलो ऐसा क्यों हुआ है? अनुबंधन की वजह से हुआ है, अनुकूलित अनुक्रिया की वजह से। क्योंकि कुत्ता अपने व्यवहार में क्या कर चुका था? परिवर्तन। जो व्यवहार भोजन के साथ होना था, वही व्यवहार घंटी के साथ कर रहा है। जैसे ही घंटी बजी, कुत्ते को क्या लगा? अब भोजन मिलेगा, लेकिन हमने तो भोजन दिया ही नहीं, फिर भी लार आई। बोलो ये अस्वाभाविक बात है या नहीं है? कौन सी बेटा? अस्वाभाविक बात है। तो ये अस्वाभाविक क्रिया कहलाई। तो अब इस बात को यूं समझ लीजिए, जैसे रोड पर कोई कुत्ता सो रहा हो, उसमें आपको एक घंटी देता हूं, उसके पास में ले जाकर टन 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 करो, क्या कुत्ता लार गिराएगा? नहीं गिराएगा। क्यों? क्योंकि अनुबंधन नहीं है, अनुकूलित अनुक्रिया नहीं है। अगर रोजाना उस कुत्ते को, गली के कुत्ते को भी अगर आप रोजाना भोजन दोगे, भोजन दोगे, भोजन दोगे, अनुबंधन हो गया। फिर भोजन देने से पहले क्या बजाओगे? घंटी। तो घंटी के साथ में भी वो क्या कर लेगा? अनुबंधन। फिर अगले दिन आप क्या बजाओगे? घंटी बजाओगे, फिर भी वो लार गिराना शुरू कर देगा। बोलो ये तो कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल बात है। साफ साफ शब्दों में देखो, भोजन लार, घंटी भोजन लार, और घंटी लार। स्वाभाविक क्रिया और अस्वाभाविक क्रिया। जब तक क्रिया में दोनों उद्दीपक साथ में होंगे, तब तक ही क्रिया आपको क्या बतानी है? स्वाभाविक। क्योंकि घंटी के माध्यम से जो लार आएगी वो क्या होगी? अस्वाभाविक। केवल घंटी बजाओगे, जो क्रिया होगी वो अस्वाभाविक, क्योंकि हमारे लिए ये नेचुरल चीज नहीं है। ठीक है, अननेचुरल चीजें हैं ये। तो अननेचुरल चीज का मतलब घंटी की वजह से कभी लार आती थोड़ी, हम तो जबरदस्ती वो गिरवा रहे हैं। बोलो ये दोनों फॉर्मेट समझे या नहीं समझे? पक्का? अगर मैं इसी बात को ऐसे समझाऊं, किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के माध्यम से, किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के माध्यम से स्वाभाविक क्रिया का होना, नेचुरल चीजें होना, क्रिया का होना, अनुकूलित अनुक्रिया कहलाता है। किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के माध्यम से स्वाभाविक क्रिया का होना, बोलो कहलाता है, क्या कहलाता है? अनुकूलित अनुक्रिया कहलाता है। बोलो यहां पर कुछ पूछना है, दोनों अर्थ को समझ लीजिए, ये फॉर्मेट समझ लेना। आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा कि अनुकूलित अनुक्रिया का पद है तो CS प्लस UCS इक्वल टू UCR। बोलो अपने व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? और यहां पर कुत्ते ने जो लार गिराई, बोलो अनुबंधन की वजह से गिराई कि नहीं गिराई? क्योंकि कुत्ते ने घंटी के साथ में भी अनुबंधन कर लिया, भोजन के साथ जो अनुबंधन था वो घंटी के साथ कर लिया। बोलो यहां पर कुछ पूछना है, बिल्कुल इजी तरीके से, फ्री माइंड से कुछ पूछना है तो पूछिए आप मेरे को। 600 बात की एक बात, जो व्यवहार कुत्ता शुरुआत में भोजन के साथ करता था, वही व्यवहार बाद में घंटी के साथ में भी करने लग गया। इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। कंप्लीट। पुराने समय से भोजन के साथ अनुबंधन है कि जब भी कुत्ता भोजन देखेगा क्या गिराएगा? लार गिराएगा। फिर हमने क्या किया? रोज भोजन देना शुरू कर दिया तो कुत्ता रोज लार गिराता था। फिर हमने क्या किया? रोज घंटी बजाकर भोजन देना शुरू कर दिया तो भोजन के कारण धीरे धीरे उसने घंटी के साथ में भी एक संबंध बना लिया। अब जब भी घंटी बजेगी और भोजन मिलेगा, कुत्ता क्या गिराएगा? लार। अगले दिन हमने केवल क्या बजाई? घंटी, फिर भी कुत्ते के मुंह से क्या गई? लार। बोलो घंटी के माध्यम से लार आना स्वाभाविक बात है क्या? अस्वाभाविक बात है? बोलो केवल घंटी के माध्यम से जो क्रिया होगी वो अस्वाभाविक है, और घंटी और भोजन के माध्यम से जो लार आएगी वो स्वाभाविक है। बोलो यहां पर कोई बात है बेटा? ये अर्थ आपको विशेष ध्यान रखना है।
ठीक है, प्रश्न यही पूछा जाता है कि किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के माध्यम से स्वाभाविक क्रिया का होना कहलाता है, क्या कहलाता है? अनुकूलित अनुक्रिया कहलाता है। कंप्लीट? लिखें, नोट डालकर एक लाइन शुरू करना। लेकिन पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय नोट डालकर, लेकिन पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय दो प्रकार के उद्दीपकों पर सर्वाधिक बल दिया। दो प्रकार के उद्दीपकों पर सर्वाधिक बल दिया। पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय दो प्रकार के उद्दीपकों पर सर्वाधिक बल दिया। स्वाभाविक उद्दीपक एवं अस्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक एवं अस्वाभाविक उद्दीपक। कौन सा उद्दीपक बेटा? स्वाभाविक उद्दीपक एवं अस्वाभाविक उद्दीपक। कौन सा उद्दीपक? स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक उद्दीपक। करेक्ट? फिर याद रहे, लिखें। अब आपको यह चीज ध्यान रखना, स्वाभाविक उद्दीपक के साथ में कौन सी क्रिया होती है? स्वाभाविक। और अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में कौन सी क्रिया होती है? अस्वाभाविक। लिखें, स्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अस्वाभाविक क्रियाएं होती है। अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ कौन सी क्रिया होती है? तो अस्वाभाविक क्रिया होती है। परफेक्ट? लिखें, जैसे जैसे भोजन बराबर क्या होगा? यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ये लिखना आपको, ताकि आपको पता रहे कि भोजन क्या है, घंटी क्या है, लार क्या है। अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस, यूसीआर, है ना? यूसीएस मैं इसका बता रहा हूं भैया का, है ना? यूसीएस का मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस, यूसीआर का मतलब अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। घंटी का मतलब कंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है, और सीआर का मतलब कंडीशनल रेस्पॉन्स। अभी मैंने अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ नहीं बताया आपको, जो मैं स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक के माध्यम से कैसी कैसी क्रियाएं होती है वो समझना है, ठीक है। भोजन का मतलब यूसीएस, भोजन के माध्यम से जो लार आएगी वो यूसीआर। घंटी का मतलब सीएस, और घंटी के माध्यम से जो लार आएगी वो सीआर, ठीक है। अब लिखें अनुकूलित अनुक्रिया से आशय। अनुकूलित अनुक्रिया से आशय। अनुकूलित अनुक्रिया से आशय। अनुकूलित अनुक्रिया से आशय। अब दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया से आशय का जो टारगेट है वो किस प्रकार का है वो देखो। अनुकूलित अनुक्रिया में मैंने आपको सिंपल तरीके से जो बात बताई उसी को विशेष माइंड में सेट करके रखना कि जो क्रिया पूर्व में भोजन के माध्यम से हो रही थी वही क्रिया अब घंटी के माध्यम से होने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? अनुकूलित अनुक्रिया, ठीक है। जैसे यूसीएस इक्वल टू यूसीआर मतलब स्वाभाविक क्रिया, सीएस प्लस यूसीएस
कुत्ता, यूसीआर मतलब स्वाभाविक क्रिया, CS इक्वल टू CR। ठीक है, ये कुत्ते को हम प्रस्तुत कर रहे हैं, इस कारण ये चीजें मैंने कुत्ता बीच में लिखा है। अगर आप UCS इक्वल टू UCR, CS प्लस UCS इक्वल टू UCR और CS इक्वल टू CR भी कर सकते हो। ठीक है, बीच में से आप इस कुत्ते कुत्ती को हटा सकते हो। ठीक है, जैसे UCS UCR मतलब क्या हो गया, स्वाभाविक क्रिया। CS प्लस UCS, ठीक है, UCR मतलब स्वाभाविक क्रिया। ठीक है, और CS CR कौन सी क्रिया, अस्वाभाविक क्रिया। तो अनुकूलित अनुक्रिया का मतलब क्या होगा, जो व्यवहार पूर्व में भोजन के माध्यम से हो रहा था वही व्यवहार घंटे के माध्यम से भी होने लग गया। बोलो, ऐसे व्यवहार को हम क्या कहते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया का। ठीक है, ऐसे व्यवहार को हम किसके नाम से जानते हैं बेटा, अनुकूलित अनुक्रिया के नाम से जानते हैं। तो अनुकूलित अनुक्रिया का पद कौन सा है, सेकंड वाला। जब दोनों उद्दीपक साथ में हो फिर भी क्रिया स्वाभाविक है, इसका मतलब कुत्ते ने अपने व्यवहार में क्या कर लिया, यहां पर चेंजेस कर लिया। और फिर आपको क्या लिखना बेटा, विशेष शब्दों में याद रखना, विशेष शब्दों में अर्थ क्या लिखना है कि किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के माध्यम से स्वाभाविक क्रिया का होना ही अनुकूलित अनुक्रिया कहलाता है। किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के माध्यम से स्वाभाविक क्रिया का होना ही कहलाता है। बोलो क्या कहलाता है, अनुकूलित अनुक्रिया कहलाता है। हाँ, विशेष शब्द लगाकर हाईलाइट इसी को करना है। हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए साहब, बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। अरे भाई, मैंने आप लोगों से जो कहा वो किए ही नहीं आप लोगों ने।
किस किस ने नहीं